तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर द इंटरव्यू। तो चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू, जिसके राइटर हैं आपके क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। और इस चैप्टर के अंदर आप इंटरव्यू के बारे में जानोगे। बहुत ही अजीब सा चैप्टर है, बट समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया है कि तकरीबन 130 साल हो गए हैं इंटरव्यू को लेते देते। मतलब इंटरव्यू की जो शुरुआत है, आप मान सकते हो लगभग 130 साल हो चुके हैं, और ये जर्नलिज्म के अंदर एक बहुत ही अच्छा प्लेस बना चुकी है। दूसरी बात करें तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि इसको पढ़ पाते, जो कि पढ़े लिखे हैं और जो इंटरव्यू को पढ़ पाते हैं। ये उस टाइम की कहानी है जिस टाइम सिर्फ इंटरव्यू पढ़ाई में आता था, लिखावट में आता था और न्यूज़पेपर के अंदर आता था। ठीक है, उस टाइम की स्टोरी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब आज के टाइम पे लोग जो है वो इसको पढ़ पाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। और ये एक ऐसा माध्यम है कम्युनिकेट करने का या लोगों के बारे में जानने का जिनको हम पर्दे पे देखते हैं, जैसे सेलिब्रिटी हो गया या फिर कोई भी। हम उनसे डायरेक्ट सवाल तो कर नहीं सकते, तो हमारी तरफ से एक बंदा होता है जो कि जर्नलिस्ट होता है, वो वही सवाल पूछता है जो कि हमें जानना होता है। तभी तो हम किसी का इंटरव्यू देखते हैं। हम इंटरव्यू क्यों देखें? अगर उसमें सवाल करे, भैया यार मैं ना तेरे को बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ ये हुआ था, तूने क्या करा, तो आप सुनोगे नहीं, आप कहोगे मेरे जो सवाल हैं कि वो क्या करते हैं, उनका 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक में उनका क्या काम होता है, उनकी वाइफ कैसी है, ये सब चीज़ें हम सुनने में मज़ा आता है। तो वही चीज़ है, इंटरव्यू का माध्यम होता है। हम जो सवाल नहीं पूछ पाते, वो हमारा एक प्रतिनिधि जो है वो उनसे पूछते हैं। बट इसके अंदर इंटरव्यू के बारे में कुछ ख़राब भी बोला गया है। किन किन लोगों द्वारा जो है वो इसको ख़राब बोला गया है, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपके वी.एस. नाइपॉल, इन्होंने कहा है कि इंटरव्यू ना बहुत बेकार चीज़ होती है और इससे ना इंसान अपनी आइडेंटिटी खो देता है और अपने बारे में सब कुछ बता देता है और कुछ भी जो है वो शेष नहीं रह जाता। इसके बाद जो अगले हैं आपके, वो है आपके लुइस कैरोल। इनका कहना था कि यार इंटरव्यू से ना इनको बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि अगर ये इंटरव्यू देंगे तो लोग इनको जानने लगेंगे और इनको बहुत ज़्यादा लोग जानने लगेंगे और इनका जो है वो ऑटोग्राफ लेना शुरू कर देंगे। तो इनको हॉरर सा लगता था, डर सा लगता था इंटरव्यू देने में। इसके बाद है आपके रुडयार्ड किपलिंग, जो भी हैं आपके, इनको लगता था कि यार इंटरव्यू इस दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है, ख़राब चीज़ है। क्राइम तक इसको मानते थे और कहते थे जो इंटरव्यू लेता है वो गंवार है और सबसे मंदबुद्धि इंसान है। और 14 अक्टूबर 1892 में इनकी वाइफ ने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर उनकी वाइफ ने बताया कि एक बार 2 रिपोर्टर की वजह से इनका पूरा दिन जो है वो ख़राब हो गया था बोस्टन के अंदर। एक जगह है बोस्टन, ठीक है। सॉल बेलवे नाम के यहाँ पे एक इंटरव्यूअर है, मतलब जो इंटरव्यू देने वाले हैं, उनका कहना था कि इनको ना इंटरव्यू से एक तरीके से घुटन सी होती है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि यार इंटरव्यू से ना इनको लग रहा है कि यार ये तो मेरे को मतलब जो है ना, मतलब दिक्कत होती थी इनको जब इंटरव्यू दे रहे होते थे। इनको लगता था कि अभी मेरी ना सांस रोक रहा है और मेरे को जो है वो परेशान कर रहा है। बट इसकी जगह डेनिस ब्रायन कहते थे कि यार इंटरव्यू ना एक माध्यम है लोगों के बारे में जानने का। डेनिस ब्रायन का ये कहना था और इसी से हम जो है वो लोगों को जान पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं। और वरना तो हम किसी के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। अगर देखो कोई सेलिब्रिटी है, अगर हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, हम उसको कब तक पर्दे पर देखेंगे? पर्दे के बाहर की उसकी ज़िंदगी क्या है, वो करता क्या है, हमें ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही अब इस कहानी का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है। अब कहानी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसके अंदर आपके 2 कैरेक्टर हैं। एक है आपके उम्बर्टो इको और एक है आपके मुकुंद पद्मनाभम, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर के एक इंटरव्यूअर हैं। और यहाँ पे ना मतलब जो उम्बर्टो इको है वो आपके बहुत अच्छे फिक्शनल कैरेक्टर लिखने वाले, नॉन फिक्शनल कैरेक्टर लिखने वाले नॉवलिस्ट है। इस चीज़ का ध्यान देना। इनका जो है इंटरव्यू लेने आया हमारे मुकुंद पद्मनाभम, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी की शुरुआत है, कहानी नहीं इंटरव्यू की शुरुआत है। सबसे पहला सवाल पूछता है मुकुंद कि आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप इतनी अच्छी नॉवल कैसे लिख पाते हो और इतने सारे अलग अलग टाइप की नॉवल है, आप रिसर्चर भी हो, आप ये भी हो, आप नॉवल भी लिखते हो, रिसर्च भी लिखते हो, कैसे कर पाते हो इतनी सारी चीज़ों को? तब यहाँ पे मुकुंद कहते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ अलग अलग नहीं करता ना, मैं अलग अलग टाइप की स्टोरी लिखता हूँ। मेरे को बहुत आसान है, मैं एक ही टाइप की स्टोरी को लिखता हूँ और लोगों को लगता है कि अलग अलग टाइप की स्टोरीज है, अलग अलग टाइप की नॉवल है, क्योंकि मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ अपनी फ़िलॉसफी को। ये पी लिखा है मैंने इसीलिए, अपनी फ़िलॉसफी को ये फॉलो करते थे। इनकी फ़िलॉसफी थी कि यार लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी फैले, वायलेंस ना फैले, लोगों के प्रति पीस फैले, शांति फैले, इस टाइप की इनकी फ़िलॉसफी थी। और इनको अलग अलग कहानी के माध्यम से लोगों के सामने जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। जैसे एक बंदा था, वो सुबह दूध लेने जा रहा था। अब दूध लेने के लिए वो दुकान में दूध ले लिया जैसे ही, उसके बाद ना उसको एक कुत्ता दिखा। कुत्ता बहुत तड़प रहा था, बहुत भोला सा था, उसके सर पे चोट भी लगी थी और वो करके चिल्ला रहा था। तो उस बंदे को बहुत तरस आया, उसने जो कुत्ता है उसको दूध पिला दिया, जिससे उस कुत्ते का पेट भर गया और
उसने फिर से थोड़ा सा दूध बचा लिया अपने घर के लिए, जिससे वो चाय बना करके अपना भी जो है वो गुजारा कर ले। तो यहाँ पे क्या था, इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको सीधा सीधा बोला कि भाई कुत्ते को दूध पिलाओ या किसी ज़रूरतमंद को दूध पिलाओ। अगर मैं आपको कहता कि यार कुत्ते को आप दूध पिलाना, आप कहते ठीक है पिला दूंगा, देखा जाएगा। लेकिन कहानी के अंदर जो हमने ट्विस्ट लाया कि वो बेचारा तड़प रहा था, बहुत दुखी था, तो आपको लगा कि यार एक इमोशनल टच हो गया मेरा, अब तो इसको पिलाना फिक्स है यार, अब तो मैं पिलाऊंगा रोज़ दूध, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे एक ही फिलॉसफी थी, अलग अलग टाइप की कहानियों में जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश जो है वो करते थे। अब यहाँ पे मुकुंद पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आप किस सीक्रेट को फॉलो करते हो, क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से आप जो है वो इन सब चीज़ों को कर पाते हो। अब वो कहते हैं सीक्रेट सिर्फ एक है, मैं अपने एम्प्टी स्पेसेस को भरता हूँ। एम्प्टी स्पेसेस सुन करके उनको लगा कि क्या होता है। एम्प्टी स्पेसेस का मतलब उन्होंने बताया, जैसे तुम अभी आ रहे थे, तुम अगर नीचे से ऊपर आ रहे हो मेरे पास छठे फ्लोर पे, पांचवें फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे, तो मैं उतनी देर के अंदर एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख दूंगा। हाँ, ये है मेरा कि मैं ऐसा नहीं कि यार अब बैठा हूँ, ठीक है, आ रहा बंदा, थोड़ा सा बाल ठीक है, बाल ठीक है, अच्छा ठीक है, मस्त है। तो ये नहीं था उनका, ठीक है। वो कहते थे कि मैं उतनी देर के अंदर कुछ अच्छी चीज़ कर दूंगा, लिख दूंगा एक आर्टिकल, जिससे मेरा भी जो है वो टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा, और वो आर्टिकल जब बिकेगा तो ऑटोमेटिक है पैसे आएंगे, हर चीज़ आएगी। पैसे नहीं, बेसिकली उनको नाम की भी नहीं, मतलब उनका ये था कि टाइम वेस्ट ना हो किसी का, और मैं भी अपना टाइम जो है वो फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करूँ। उनका ये जो है वो फिलॉसफी थी हमेशा से। अब इसके बाद जो रिसर्चर्स है मुकुंद, वो कहते थे कि आपकी नॉन फिक्शनल जो स्टोरी है वो तो बहुत अच्छी लगती है हमें, और सबसे अलग होती है, जो कि बहुत हार्ड होती है लिखनी, आपकी बहुत अलग होती है। तो कैसे करते हैं आप, क्या इसके पीछे रीज़न है। तो वो कहते हैं यार देखो, मैं ना रिसर्चर में रिसर्च करता था, ठीक है, मैं रिसर्चर में के उनके उसमें ऐसे कुछ था लिखा हुआ, तो वहाँ पे रिसर्च करते थे। एट द एज ऑफ 22 वो जब रिसर्च करके रिसर्च को लिखते थे ना, जैसे हम कोई भी अगर रिसर्चर होता है, वो कोई रिसर्च करता है तो लिख देता है कि आपको जो है वो जो है, जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो उसमें लगेगा कोई कहानी नहीं है, सिंपल है कि ग्रेविटेशन होता है। ग्रेविटेशन किसकी वजह से होता है, जब अर्थ पुल करता है अपने आप को नीचे की तरफ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है, कोई मज़ा नहीं आ रहा। ये क्या करते थे, अपने रिसर्च को कहानी के फॉर्म में लिखते थे। जैसे यार एक बार मैंने बॉल को ऊपर उछाला, फिर बॉल नीचे आई, फिर उछाला, फिर नीचे आ गई। मैंने अपने दोस्त से भी कहा भाई एक बार फिर तो उछाल, वहां से भी नीचे आ गई। तो ये इस टाइप से ग्रेविटेशन, कुछ भी, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यार, ठीक है। तो ये लिखने इनको समझ में आ गया, और इनके जो प्रोफेसर हुआ करते थे उनको भी लगता था कि यार ये तो अलग ही बंदा है यार। सब रिसर्चर लेकर आते कि ग्रेविटेशन पुल करता है, ये करता है, ये बंदा कहानी के फॉर्म में पहले स्टार्ट करता है, फिर अपनी रिसर्च को जब वो एक्सप्लेन करता है। और 22 साल के एज में उनको रियलाइज़ हो गया कि उनके अंदर एक कला है कहानी को फॉर्म करने की। उन्होंने कहा अब तो भाई मैं कहानी फॉर्म करूंगा, अब मैं नॉवलिस्ट जो है वो नॉवल लिखूंगा, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, मेरा भी यहाँ पे जो है पैशन जो है वो पूरा होता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने नॉवल लिखनी स्टार्ट कर दी। और एक यहाँ पे रोनाल्ड बार्थेस के बारे में बताते हैं, जो कि मर गए और लिखना चाहते थे नॉवल, बट वो लिख नहीं पाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो है वो नॉवल लिखना जो है वो स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे जो हमारे मुकुंद है वो कहते हैं कि आपने तकरीबन 20 रिसर्चेस लिखे। ना मैंने 20 नहीं लिखी, मैंने टोटल रिसर्चेस लिखी है जो कि है टोटल 40। मैंने 40 रिसर्चेस लिखी है। उम्बर्टो इको कहते हैं, मुकुंद कहते हैं 40, यस मैंने 40 लिखी है। आप कहते नहीं आपको तो सर नॉवलिस्ट के नाम से जानते थे। मैंने 8 से 9 ही नॉवल लिखी है, बस 8 से 9। लेकिन मेरी रिसर्च की वजह से मुझे कोई नहीं जानता, मेरी नॉवल की वजह से सब जानते हैं। मेरी अभी एक नॉवल निकली थी, द नेम ऑफ द रोज, भाई 15 मिलियन कॉपी, 10 to 15 मिलियन कॉपी बिक गई। ऐसा मुकुंद उनको बताते हैं, और या वो बताते हैं। तो 10 से 15 मिलियन की कॉपी उनकी जो है वो उस चीज़ की बिक गई थी। अब वो जो मुकुंद है वो कहता है कि यार आपकी तो बहुत फेमस हो रही है यार, द नेम ऑफ द रोज बहुत फेमस होगी, 10 से 15 मिलियन कॉपी। तो उम्बर्टो को कहते हैं यार 10 से 15 ही मिलियन बिकी है, मैं दुखी नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उन्हीं लोगों ने खरीदी है जो कि पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना जानते हैं। इस दुनिया के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन की है। 6 बिलियन में अगर 15 मिलियन लोगों ने लिया, 10 मिलियन लोगों ने लिया, तो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अभी हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, क्योंकि 6 बिलियन लोग हैं, उनमें 10-15 मिलियन, इट्स नॉट अ बहुत बिग अमाउंट, बट होता है इनकी नज़र में। आप सोचो कि यार कितने मतलब शालीनता से भरे हुए ये इंसान थे। और ये बताते हैं कि एक बार मुझे कहा था कि तेरी 3000 से ज़्यादा कॉपी बिकेगी नहीं, बट 3000 नहीं, इतनी सारी कॉपी इनकी बिकनी स्टार्ट हुई।